तुम्हें पता है तुम्हारे आने से माँ बहुत खुश है। जी, मैं जानती हूँ। अच्छा नेहा, मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम मुझे बचाओगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अब आप मेरे पति हैं। अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आएगी तो उसको सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। लेकिन आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? राजीव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही वो खीरे में तब्दील हो जाता है। ये देखकर नेहा डर जाती है और चिल्लाते हुए अपनी सास को आवाज लगाती है। ये कहानी है राजीव की, जिसकी उम्र शादी के लायक तो हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। और इसी बात से राजीव की रामवती अक्सर परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन रामवती अपने बेटे की कुंडली लिए पंडित के पास जाती है और पंडित जी, ना जाने मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही। जरा देख कर बताइए कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। मुझे मेरी बहू से सेवा पानी करवाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। रामवती की बात सुनकर पंडित जी उसके हाथों से राजीव की कुंडली लेते हैं और उसको देखकर रामवती से कहते हैं। रामवती, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बेटी की शादी भी होगी और तुम्हें अपनी बहू से सेवा करवाने का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी का योग अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसकी शादी का योग बनने वाले हैं। पता नहीं ये योग कब बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटे की शादी का सपना लिए ही मैं भगवान के पास प्यारी हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे दादी बनने का सुख भी नसीब नहीं होगा। रामवती, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, परंतु समय पर। अब तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने घर जाओ। पंडित जी की बात सुनकर रामवती अब अपने घर आ जाती है और पंडित जी के कहे अनुसार वो निश्चिंत हो जाती है। इस तरह अब समय गुजरता है और एक दिन रामवती के पास उसकी बहन नीलम आती है। चीची, अरे ओ चीची, अरे कहाँ हो? नीलम की आवाज सुनकर रामवती नीचे आती है और अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है। क्या बात है नीलम, बड़े दिनों बाद तुझे अपनी बहन की याद आई है। अब जीजी क्या करूं? आप तो जानते हैं कि घर में कितना काम होता है। खैर, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। अच्छा, और वो क्या है? रामवती की बात सुनकर नीलम अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखाती है। अब बताओ ये लड़की कैसी है? लड़की तो बहुत अच्छी है नीलम। किसके लिए है? और किसके लिए होगी जिज्जी? अरे अपने राजीव के लिए। बहुत ही संस्कारी है, बिल्कुल गाय है गाय। अरे जिस खूंटी से बांध दो वहीं बंद कर रह जाएगी। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? नेकी और पूछ पूछ। अरे बिल्कुल बढ़ा। अब जब संस्कारी लड़की मिल रही है तो कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो शादी के लिए मना करेगा। चिट्ठी एक बार राजीव से भी पूछ लो। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे पहले ही बोला हुआ है कि जहाँ मैं चाहूंगी उसकी शादी वहीं होगी। चलो ऐसा है तो अच्छी बात है। वैसे अपना राजीव कहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल गया है लकड़ी काटने। लेकिन क्यों जिज्जी? अरे उसके दोस्तों को चाहिए तो अपने ही दोस्त के साथ गया है। अच्छा, इन बातों को छोड़, तू इस रिश्ते की बात आगे बढ़ा। रामवती की बात सुनकर अब नीलम राजीव के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की बात अपनी बहन से करती है और एक ही दिन में राजीव का नेहा नाम की लड़की से रिश्ता पक्का हो जाता है। तो वहीं राजीव अपने दोस्त के साथ जब लकड़ी काट कर वापस आ रहा था तो वो देखता है कि एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन है और उनके सामने खीरा रखा हुआ है। राजीव यार, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। घर जाने में भी शाम हो जाएगी। हाँ यार, बात तो बिल्कुल तूने सही कही है, लेकिन इस घने जंगल में सिवाय जंगल के कुछ नहीं मिलने वाला। किसने कहा कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला? उधर देखो, वहाँ पर खीरे रखे हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वो एक साधु बाबा के खीरे हैं, हम उनके खीरे नहीं चुरा सकते। अरे मंद बुद्धि, साधु बाबा अपनी तपस्या में विलीन है। अगर हमने उनके खीरे चुरा भी लिए तो उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। ना पापा ना, मैं साधु बाबा के खीरे नहीं चुराने वाला। तुझे चुराना है तो तू चुरा सकता है। अच्छा, तू मत चुराना, बस मेरा साथ देना और बाबा की आंखों पर ध्यान देना कि वो अपनी आंखें न खोल ले। राजीव अब राहुल की बात में आ जाता है। राहुल अब दबे पांव साधु बाबा के खीरे को चुरा लेता है। तो वहीं राजीव भी खड़ा होता है। राजीव का ध्यान साधु पर होता है कि तभी राजीव के पैर पर सांप आ जाता है और राजीव वहीं खड़ा चिल्ला पड़ता है, जिसके कारण साधु बाबा की आंख खुल जाती है और उसी समय राहुल उसी पेड़ के पीछे छुप जाता है।
मूर्ख लड़के, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, साथ ही मेरे खीरे चुराने की हिम्मत करी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस दिन तेरी शादी होगी और जैसे ही तू अपनी पत्नी को छुएगा, उस दिन तू भी एक खीरे में बदल जाएगा। उसकी बात को सुनकर राजीव साधु बाबा के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, हे साधु महाराज जी, आपने क्या कर दिया? मैंने तो आपके खीरे चुराए भी नहीं, फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया। राजीव साधु बाबा के पैरों में गिरकर रो रहा था। तभी राहुल पेड़ के पीछे से बाहर आता है और साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहता है, हे महात्मा, राजीव सही कह रहा है, इसमें राजीव की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। कृपया आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। इस तरह अब राहुल साधु बाबा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर अब साधु बाबा का क्रोध शांत हो जाता है। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई? क्रोध में मैंने एक मासूम व्यक्ति को श्राप दे दिया। बाबा, कृपया आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। बेटा, धनुष से निकला बाण और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं होती। ठीक उसी तरह मैं मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, जिस दिन इसकी पत्नी इसका पक्ष लेकर मेरे पास आएगी, उस दिन मैं उसे एक जल दूंगा। उस जल से जैसे ही तुम्हारी भाभी अपने पति को नहलाएगी, वैसे ही तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर राहुल और राजीव अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद राजीव को पता चलता है कि उसके लिए एक लड़की पसंद की गई है। बेटा, बहुत जल्द अब हमारे घर में भी बैंड बाजा बजेगा। पर माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों राजीव? बस माँ, नहीं करना चाहता मैं ये शादी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे, तुझे शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देता ना, मैं तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढती। अब रिश्ता भी पक्का हो गया है। देख राजीव, अब तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने ये शादी नहीं की तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। राजीव अब फंस चुका था, क्योंकि अगर वो शादी करता तो अपनी बीवी को हाथ लगाते ही वो खीरा बन जाता, और अगर वो शादी नहीं करता तो उसकी माँ रो रो कर अपनी जान दे देती। इसीलिए अब बेचारा राजीव इस शादी के लिए हाँ कर देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राजीव और नेहा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद नेहा अपने कमरे में बैठी राजीव का इंतजार कर रही थी। तभी राजीव अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी के पास बैठकर उससे बातें करता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से माँ बहुत खुश है। जी, मैं जानती हूँ। अच्छा नेहा, मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम मुझे बचाओगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अब आप मेरे पति हैं। अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आएगी तो उसको सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। लेकिन आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? राजीव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, वैसे ही वो खीरे में तब्दील हो जाता है। ये देखकर नेहा डर जाती है और चिल्लाते हुए अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी, माँ जी। बहू की आवाज को सुनकर रामवती कमरे से बाहर आती है और जहाँ वो एक खीरे को देखकर हैरान हो जाती है। बहू, क्या हुआ? तू इस तरह चिल्ला रही है और ये इतना बड़ा खीरा? माँ जी, माँ जी, ये आगे कुछ कहेगी भी या नहीं? माँ जी, ये खीरा नहीं है बल्कि राजीव है। बहू की बात सुनकर रामवती हैरान हो जाती है, जिसके बाद नेहा उसे सारी बात बता देती है। बहू, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि हम राजीव को कैसे ठीक करें। जहाँ रामवती और नेहा बात कर रहे थे तो वहीं राहुल भागते हुए अपने दोस्त के घर आता है और अपने दोस्त को खीरा बना देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल, तू यहाँ, वो भी इस समय? और तू इस तरह रो क्यों रहा है? काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर हुआ क्या है और तू रो क्यों रहा है? रामवती की बात सुनकर अब राहुल उसको सारी बात बता देता है। राहुल की मूर्खता के बारे में सुनकर रामवती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तेरी मूर्खता की वजह से देख तेरे दोस्त का क्या हाल हो चुका है। माँ जी, राहुल को मारकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजीव राहुल की पिटाई से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से ठीक होंगे। अगर मुझे जंगल में जाकर उन साधु बाबा से मिलना है तो मैं मिलूंगी। लेकिन भाभी, अभी रात हो रही है और आपकी शादी को भी एक दिन भी नहीं हुआ है। राहुल, मैंने राजीव से वादा किया था कि उन पर आने वाली मुसीबत को मैं पहले खुद पर लूंगी, और क्या हो गया अगर रात हो रही है तो? इतना कहकर अब नेहा अपने पति को ठीक करने के लिए उसी जंगल में जाती है जहाँ साधु बाबा ने राजीव को श्राप दिया था। अब क्या था,
नेहा साधु बाबा से मिलती है और साधु बाबा उसको देखकर मुस्कुराते हैं। भगवान तुम जैसी पतिव्रता पत्नी हर किसी को दे, सदा सुहागन रहो बेटा। इस तरह साधु बाबा नेहा को वो जल दे देते हैं और नेहा घर जाकर उस जल से अपने पति को नहला देती है, जिसके बाद राजीव पूरी तरह ठीक हो जाता है। नेहा पर अब सभी को गर्व होता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि बहू ने अपने खीरे बने पति की जान बचाई।